नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का केवीएस का पेपर। इससे पहले की शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। केवीएस 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ग्रोथ इन चाइल्ड डेवलपमेंट? बालक के विकास में वृद्धि पद से आप क्या समझते हैं? दो चीज होती हैं, एक चीज होती है ग्रोथ और एक चीज होती है DVLO। अरे यार, वो इसको मिटा के लिखता हूं दोबारा से। एक चीज होती है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वह ग्रोथ जिसे हम कहते हैं वृद्धि, और डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं विकास। तो हमें पता है कि वृद्धि जो होती है उसके अंदर आपका फिजिकल चेंज आता है, डेवलपमेंट के अंदर आपका होलिस्टिक चेंजेस आते हैं, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइको सोशल जितने भी प्रकार के हैं वो सारे डेवलपमेंट आपके, वो सारे चेंजेस या हर तरह का विकास आपका डेवलपमेंट के अंदर आता है। वृद्धि के अंदर ओनली फिजिकल चेंजेस आते हैं और फिजिकल ऐसे परिवर्तन जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ग्रोथ जो होती है यानी वृद्धि होती है, इट इज अ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, यह अव्युत्क्रमणीय शारीरिक परिवर्तन है। अगर एक बार किसी की हाइट 5 फीट हो गई तो उसकी हाइट को हम 4 फीट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। Which one of the following feature falls in the category of social domain of child's development? निम्नांकित में से कौन सी विशेषता बालक के विकास के सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है? साइकिलिंग विद फ्रेंड, मित्र के साथ साइकिल चलाना, ये आपके सोशल डोमेन के अंतर्गत बिल्कुल आ जाएगा। शेयरिंग ऑफ टॉयज विद नाइबरहुड चाइल्ड, पड़ोसी बालकों के साथ खिलौनों को साझा करना, ये भी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्राइंग विथ पियर्स, समकक्षियों के साथ रोना, रोना तो हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे। शाउटिंग ऑन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के ऊपर चिल्लाने से भी हम नहीं करेंगे। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, साइकिलिंग विथ फ्रेंड्स एंड शेयरिंग ऑफ टॉयज विथ नाइबरहुड चाइल्ड। देखो सोशल डोमेन के अंदर बच्चा कितना सामाजिक है, कितना घुल मिल के रहता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसकी व्याख्या काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। पड़ोसी बालक के साथ खिलौनों को साझा करना, इसमें बच्चा शेयर करने सीख रहा है कि हमें चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करके चलना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट ठीक है, लेकिन फर्स्ट से ज्यादा अच्छा ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलिंग ट्रुथ बाय चाइल्ड्स कम अंडर, बालक द्वारा सत्य वचन बोलना निम्नांकित में से किसकी श्रेणी में आता है? सच बोलना किस श्रेणी में आएगा? फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, मोरल डोमेन, सोशल डोमेन। शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र। सत्य बोलना, सत्य और झूठ में अंतर करना, ये सारे मोरल डोमेन के अंतर्गत आते हैं, नैतिक विकास क्षेत्र के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग इन चाइल्ड। निम्नांकित में से बालक के सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप संबंध स्थापित करना, पंक्चुअलिटी समयनिष्ठा, पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक अभिवृत्ति। देखो अगर किसी बच्चे का सोशियो इमोशनल लर्निंग होगी यानी कि सामाजिक संवेगात्मक अधिगम होगा तो वह दूसरों से संबंध अच्छी तरीके से स्थापित कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। नॉर्मली द एडोलेसेंस फॉल्स अंडर विच एज, सामान्यतः किशोर अवस्था निम्नांकित में से किस व्यय वर्ग के अंतर्गत मानी जाती है? तो किशोर अवस्था आपकी मानी जाएगी इसके हिसाब से एडोलेसेंट, यार 13 से 21 वाला हमें टिक करना पड़ेगा। 18 से 25 में तो बच्चा एडल्ट हो गया, 6 से 12 चाइल्डहुड, 21 से ऊपर ये एडल्टहुड में चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 13 से 21 वर्ष। हालांकि 13 से 18-19 तक की एडोलेसेंस रहता है, इसके बाद एडल्टहुड आ जाता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकेंड ही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट चिल्ड्रन एक्सेप्ट इन स्कूल, अधिकांश किशोर बालकों
बालक विद्यालयों में किस चीज की अपेक्षा रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे किस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया हुआ है। सोशियो इमोशनल सपोर्ट यानी सामाजिक संवेगात्मक सहयोग की आशा रखते हैं पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर्स से। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, इज लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमोंग प्रेजेंट डे यूथ। वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। मानसिक रूप से बच्चे बीमार हो रहे हैं आजकल के, इसका रीजन क्या है। साइकोसिस यानी मनोभय, एंजाइटी डिसऑर्डर दुश्चिंता विकार, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, लो सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान का कम होना। इसका मेन कारण है दुश्चिंता विकार यानी एंजाइटी डिसऑर्डर। बच्चे काफी ज्यादा चिंता करते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, तो इस कारण से उनके अंदर मेंटल इलनेस की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक सामाजिकरण अभिकरण या एजेंसी है। स्कूल, प्लेग्राउंड, फैमिली, मीडिया। स्कूल, खेल का मैदान, परिवार, जनसंचार। तो हमें पता है प्राथमिक सामाजिकरण के अंदर परिवार आता है, रिश्तेदार आते हैं, पास पड़ोस आता है। स्कूल, खेल का मैदान या और जो मीडिया है वह द्वितीयक सामाजिकरण अभिकरण अभिकारक है यानी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा फैमिली। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हाउ पेरेंट्स कैन एस्टेब्लिश होम स्कूल कंटिन्यू इन लर्निंग। माता पिता किस प्रकार अधिकारों में गृह विद्यालय सातत्यता स्थापित कर सकते हैं। पेरेंट्स आर कैन अरेंज ट्यूशन एट होम। माता पिता घर पर ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पेरेंट्स कैन सेट फ्लेक्सिबल बट कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन एट होम। माता पिता घर पर लोचदार किंतु निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन कंडक्ट एग्जाम एट होम। माता पिता घर पर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन रेगुलरली टेक फीडबैक ऑन स्कूल एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस। माता पिता दैनिक आधार पर विद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित प्रतिपुष्टि ले सकते हैं। गृह विद्यालय सातत्यता। गृह विद्यालय सातत्यता यानी होम स्कूल कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि जैसा माहौल घर पे चल रहा है वैसा ही माहौल बच्चे को स्कूल में मिल जाए, जैसा माहौल स्कूल में चल रहा है वैसा ही माहौल बच्चे को घर पे मिल जाए, तो उसकी जो लर्निंग है वो और बेहतर हो सकती है। इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को एक फ्लेक्सिबल लेकिन निरंतर चलने वाला डेली रूटीन बनाना चाहिए ताकि बच्चा उसी के आधार पे अच्छे से स्टडी कर सके, उसकी स्टडी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। एईपी एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम एमसेट किशोर शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एडोलेसेंस ऑन जुवेनाइल इश्यूज, किशोर से संबंधित मामलों के बारे में किशोर बालक बालिकाओं के बीच जागृति उत्पन्न करना। टू प्रमोट डिसिप्लिन अमंग यूथ, युवकों में अनुशासन को बढ़ावा देना। टू प्रमोट मेंटल फिटनेस अमंग चिल्ड्रन, बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यता को बढ़ावा देना। देखिए एईपी का मेन उद्देश्य होता है कि किशोर अपराध के प्रति जो एडोलेसेंस एज में जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको जागरूक करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ दिस इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर लर्निंग एट होम इन अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक कारक है। बच्चे का घर पे अच्छा विकास हो या अच्छा अधिगम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। सोशल सपोर्ट बाय किथ एंड किन इन फैमिली, परिवार में सगे संबंधियों द्वारा सामाजिक सहयोग हो। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट स्पेशली बाय मदर, विशेष रूप से माता द्वारा मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग। इमोशनल सपोर्ट बाय फादर, पिता द्वारा संवेगात्मक सहयोग। रेगुलर फैमिली सोशल फंक्शंस, नियमित रूप से होने वाले परिवार के सामाजिक कार्यक्रम। देखिए विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए क्या आवश्यक रहेगा, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है। बच्चे को मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग मिले, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट मिले, और छोटे बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो स्पेशली उनकी जो मदर है उसके द्वारा बच्चे को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, तो बच्चे की लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
व्हाट इज एक्चुअली मैच्योरेशन इन चाइल्ड्स ग्रोथ? बालक के विकास में वस्तुतः परिपक्वता का तात्पर्य निम्नांकित में से किससे है? इट इज द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ऑकर्स कंकरेंटली। यह बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो दोनों साथ साथ चलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट इज ओनली ग्रोथ, ये ओनली ग्रोथ नहीं होती है, केवल समृद्धि से तात्पर्य इसका नहीं है। ओनली डेवलपमेंट में भी नहीं है। इट इज ओनली इमोशनल डेवलपमेंट में नहीं है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों है जो कि एक साथ चलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। द डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड बाय चाइल्ड रेफर्स टू। बालक द्वारा उत्तम और बुरा दोनों में विभेद किया जाना निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तम और बुरा दोनों में विभेद किया जाना, अच्छे बुरे की समझ, ये बच्चे के मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ की रोल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड आफ्टर द स्कूल? विद्यालय के बाद बालक के शिक्षण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो स्कूल के बाद बालक के शिक्षण में वैसे घर की भूमिका अहम होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में लिख रखा है जनसंचार माध्यम, यानी जो मीडिया है वो एक अहम रोल प्ले करता है बच्चे के शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एडोलेसेंट्स? निम्नांकित में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? क्यू ऑकवर्डनेस, असहज महसूस करना, क्राइसिस पीरियड संकटकालीन समयावधि, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स अन्य व्यक्तियों का छिंद्रान्वेषण, ओवर कॉन्फिडेंट अति आत्मविश्वास की भावना। किशोर की मानसिक विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन बना है एरिक एरिक्सन की थ्योरी से, जिसमें हमने पता है कि एडोलेसेंट की जो एरिक्सन ने स्टेज बताई है वो बताई है 13 से 19, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन चलता है। तो इसमें काफी बच्चे की क्राइसिस होते हैं या संकटकालीन समयावधि होती है, या एडोलेसेंट को ही क्राइसिस पीरियड कहा जाता है, संकटकालीन समयावधि कहा जाता है। तो उससे भी इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सेकंड ही लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। लर्निंग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एज। अधिगम सामान्यता किस रूप में समझा जाता है? एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञानार्जन करना, अल्टर्ड पॉजिटिव बिहेवियर, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार, डेवलपिंग स्किल कौशल का विकास, अंडरस्टैंडिंग नेचर प्रकृति की समझ। हमने देखा है कि लर्निंग जब भी होती है उसमें आपका बिहेवियर परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार जो रहेगा वही आपकी लर्निंग रहेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित होता है? मैच्योरेशन यानी परिपक्वता पर, सेंसरी परसेप्शन यानी संवेदी प्रत्यक्षीकरण पर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपन अनुक्रिया, एटीट्यूडिनल चेंजेस अभिवृत्ति परक परिवर्तन। बिहेवियरिस्ट कौन कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे आपके स्किनर, ठीक है, जो मेन वैज्ञानिक है आपके, पोवलोव। तो ये लोग आपके बिहेवियर थे। इन्होंने किसकी बात करी है? इन्होंने अपनी थ्योरी में स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करी है, उद्दीपन अनुक्रिया की बात कही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि जब तक बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तब तक उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 58 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम लर्निंग? कक्षा अधिगम में निम्नांकित में से क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? ओरल टेस्ट यानी मौखिक परीक्षण, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क सहभागितात्मक सामूहिक कार्य, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग का प्रदर्शन, पेपर पेंसिल टेस्ट कागज पेंसिल परीक्षण। रचनावाद का उदाहरण क्या रहेगा? रचनावाद यानी जिसमें कोई चीज क्रिएट हो रही हो, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहभागितात्मक सामूहिक कार्य, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क। कंस्ट्रक्टिविज्म कौन थे? जीन पियाजे थे, बाइगोस्की थे। जिसमें अगर हम बाइगोस्की को पढ़े, बाइगोस्की एक रचनावाद है, रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। तो बाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में किसके बारे में बात करी है? कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क यानी सहभागिता सामूहिक कार्य के बारे में बात करी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन क्लासरूम? कक्षा में अध्यापक में अनिवार्यता निम्नांकित में से कौन सा गुण होना चाहिए? अध्यापक का गुण क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू कम्युनिकेट संप्रेषण की योग्यता, एबिलिटी टू टॉलरेट सहिष्णुता की योग्यता, एबिलिटी टू इंस्पायर प्रेरित करने की योग्यता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समझने की योग्यता।
तो कक्षा में अध्यापक के अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अध्यापक एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इंस्पायर कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन इन सब में भी थर्ड ऑप्शन ज्यादा सही है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखना। टीटेट के क्वेश्चन करो, केवी के क्वेश्चन करो, वहां पे आपको मोर देन वन आंसर सही मिल सकते हैं, उनमें आपको बेस्ट आंसर चूज करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग इन चाइल्ड? बालक के अधिगम में अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? मिनिमम इमोशनल यानी न्यूनतम संवेग, ईगो यानी अहम, मिनिमम आईक्यू न्यूनतम बुद्धि लब्धि, सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया था, जिसमें डेवलपमेंट टास्क के बारे में पूछा था। इसमें यह पूछा था कि निम्नलिखित में डेवलपमेंट टास्क के लिए कौन सी चीज इसेंशियल फैक्टर होना चाहिए। तो वहां पर हमने कुछ डेवलपमेंट टास्क पढ़े थे। उन्हें डेवलपमेंट टास्क में एक था अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एडिक्वेट गाइडेंस, मोटिवेशन, गुड हेल्थ, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो वहां पर हमें एक ऑप्शन मिला था एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि एक स्तर तक बच्चे की इंटेलिजेंस का विकास होना आवश्यक है, तभी बच्चा सीख पाएगा, तभी उसके अंदर लर्निंग होगी। तो हम यहाँ पर उसको आईक्यू से ले सकते हैं कि न्यूनतम बुद्धि लब्धि। अगर जिस बच्चे का आईक्यू 90 से 110 है, यानी कि जो एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है, उसी के अंदर अधिगम हो पाएगा ढंग सही तरीके से। आप किसी को कुछ भी फैसिलिटी दे दो, मान लो किसी बच्चे का आईक्यू 40 से 50 के बीच में है, अब जिसका आईक्यू 40 से 50 के बीच में, उससे आप कैसे सिखाओगे? अगर उसका आईक्यू मान लो 40 से भी कम है, तो आप उसको सिखा ही नहीं सकते। तो मिनिमम आईक्यू बच्चे का होना ही चाहिए लर्निंग के लिए। डेवलपमेंट टास्क में वहां पर उसका लगाया था शायद इंटेलिजेंस ही था ऑप्शन में, मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऐसा करके कुछ था। यहाँ पर मिनिमम आईक्यू दे रखा है। क्वेश्चन थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, ऐसे ही शिफ्ट्स में क्वेश्चन चेंज हुए हैं। कुछ क्वेश्चन सेम भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हल्के से रिलेटेड मिलेंगे, किसी को थोड़ा बहुत चेंज करके भी वहां पर दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्फिडेंट बूस्टर ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग? निम्नांकित में से क्या अधिगम में बालक के विश्वास वर्धक का कार्य कर सकता है? रेगुलर असेसमेंट एंड इनकरेजमेंट, नियमित आकलन और प्रोत्साहन, रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स, पुरस्कार और प्रोत्साहन, रेगुलर पेरेंट्स इंटरेक्शन, नियमित रूप से माता पिता से संवाद, टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाओं को आयोजन। कौन सी चीज है जो बच्चे में कॉन्फिडेंस को बूस्टर करेगी? बच्चे में कॉन्फिडेंस को बूस्टर करेगा नियमित आकलन और प्रोत्साहन। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चे को इंकरेजमेंट करोगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके अंदर डेवलप होगा, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन से कुछ नहीं होना, नियमित रूप से पेरेंट्स से बात करने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स कुछ समय के लिए ही बच्चे के लिए कारगर होते हैं, बाद में बच्चा उन्हें फिर भूल जाता है। तो आकलन करना और प्रोत्साहन करना, ये उसके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम? कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का क्या लाभ है? एनहेंस इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का बढ़ाना, अराउज क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ती है, एनहेंस लर्निंग एंड रिटेंशन, फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ता है, एनहेंस हैप्पीनेस इंडेक्स, इससे प्रसन्नता सूचकांक बढ़ता है। इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, एक तो अधिगम बढ़ता है और बच्चों का रिटेंशन बढ़ता है। बच्चा ज्यादा देर तक एक जगह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अगर हम आईसीटी टूल्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज टीएलएम इन क्लासरूम? टीएलएम का क्या तात्पर्य है? टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान? पाठ योजना का अनिवार्य घटक क्या है? एवीएट्स यानी श्रव्य दृश्य उपकरण, लर्निंग आउटकम्स अधिगम प्रतिफल, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की सूची, नेम ऑफ टीचर यानी अध्यापक का नाम। पिछले सेट्स में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनकर आए थे, जिनका आंसर हमने एवी8 से दिया था, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस थोड़े से चेंज थे। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल कर आया है। एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है लेसन प्लान का? लेसन प्लान का एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, टीएलएम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टीएलएम ऐसा कुछ था, या बेस्ट टीएलएम जैसा कुछ क्वेश्चन था। तो वहां पर हमने श्रव्य दृश्य उपकरण लगाए थे।
लेकिन यहाँ पे लेसन प्लान है, लेसन प्लान का हमेशा उद्देश्य आपकी अधिगम से जुड़ा हुआ रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। लर्निंग आउटकम्स यानी अधिगम प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल ना हो तो वहां पे फिर इंस्ट्रक्शनल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके आंसर्स बन जाएंगे, यानी अनुदेशात्मक कार्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एनईपी 2020 सेट अ टारगेट टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में किस वर्ष तक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूँ एफएलएन, याद रखिएगा, इसे 2025 तक प्राप्त करना है। 2025 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एनहेंस लर्निंग इन क्लासरूम। निम्नांकित में से किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम की वृद्धि होती है। लो एनरोलमेंट, न्यून नामांकन, कंफर्टेबल फर्नीचर, आरामदेह फर्नीचर, कंड्यूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट इन क्लास, कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल, टीचिंग एड्स यानी अध्यापन सामग्री। तो अधिगम में वृद्धि किसके फलस्वरूप होगी। कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल हो, कंड्यूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स नेगेटिवली ऑन लर्निंग। निम्नांकित में से किसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुअर हैंडराइटिंग ऑफ टीचर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर खराब लेखन, टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री, डिस्कंफर्टेबल फर्नीचर गैर आरामदेह फर्नीचर, बिसाइड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों के पूर्वाग्रह अभिवृत्ति। बताइएगा ऐसी कौन सी चीज है जो नेगेटिवली इफेक्ट डालेगी टीचर पर। तो वो डालेगी बाइस्ड एटीट्यूड। बाइस्ड एटीट्यूड मतलब कि बच्चों के प्रति वो भेदभाव करता है, लड़कों से अलग तरीके का व्यवहार कर रहा है, जो लड़कियां हैं उनसे अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, तो दोनों के बीच में पक्षपात कर रहा है। जब भी पक्षपात होगा तो वह अधिगम में एक नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड बी एम्प्लॉयड बाय टीचर्स इन क्लासरूम। कक्षा में अध्यापक को निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि अपनाना चाहिए। वन दैट सूट्स होमोजीनियस क्लाइंटेल, ऐसी विधि जो समांग सेवार्थियों के अनुकूल हो, एक्सपेरियंशियल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि, वन दैट सूट द हेट्रोजीनियस क्लाइंटेल, ऐसी विधि जो असमांग सेवार्थियों के अनुकूल हो, या लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। देखो कक्षा में शिक्षक को ऐसी विधि अपनाना चाहिए जिसमें हेट्रोजीनियस क्लाइंट हो। हेट्रोजीनियस क्लाइंट मतलब कि अलग अलग क्षमता वाले, अलग अलग दक्षता वाले बच्चों का ग्रुप हो। किसी का मैथ अच्छा हो, किसी का साइंस अच्छा हो, किसी का हिंदी अच्छा हो, किसी का इंग्लिश यानी किसी की लैंग्वेज अच्छी हो, कोई सा फिजिकल एक्टिविटीज में तेज हो, कोई सा मेंटल एक्टिविटीज में तेज हो। इस प्रकार का ग्रुप बनाने से बच्चे एक दूसरे से सीधे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन। अधिगमकर्ता निम्नांकित में से किसमें सक्रियता पूर्वक अंतर्ग्रस्त होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप ऑफ लर्निंग, अधिगम की रचनात्मक शैली, नेचुरलिस्टिक टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृतिवादी शैली, बिहेवियरिस्टिक टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की व्यवहारवादी शैली, रियलिस्टिक टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की यथार्थवादी शैली। अब बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसमें बच्चे एक्टिवली इंगेज रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो बच्चे एक्टिवली इंगेज किसमें होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप ऑफ लर्निंग में। हमने अभी वाइगोस्की की थ्योरी देखा, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था जिसमें हमने समझा कि वाइगोस्की एक रचनावादी थे। इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, इन सब के बारे में बात करी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप ऑफ लर्निंग में लर्नर्स एक दूसरे के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, द लर्नर इज पैसिव इन। निम्नांकित में से किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है। कनेक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म या कॉग्निटिविज्म। तो जो आपका लर्नर है वो पैसिव रहता है बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद में वही चीज होती है कि स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आया, यानी कुत्ते घंटी बजी तो कुत्ते को में लार आई, घंटी नहीं बज रही तो लार नहीं आ रही है। किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है बच्चे का एक्टिव होना या जो भी लर्नर है उसका सीखना। तो बिहेवियरिज्म में जो लर्नर्स होते हैं वह पैसिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71,
व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है? स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल, दिव्यांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा, ये तो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट हो गया। ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लास irrespective of caste, creed, religion, physical fitness should get equal opportunity, यही इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। एक ही कक्षा में सभी बालक भले ही वे किसी भी जाति, पंथ, धर्म, शारीरिक योग्यता के हों, उन्हें एक समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी बिल 2016, देखो 2016 के लिए आरपीडब्ल्यूडी होना चाहिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। Which one of the following age group of disabled children is essential to free education? जो आरपीडब्ल्यू के अंदर आते हैं उन्हें 6 से 18 साल तक के बालकों को बिना निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 साल और डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 साल। डिसेबल्ड होने के लिए किसी भी अंग उस बच्चे के अंदर 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन एड्रेसिंग डिसेबल्ड रिलेटेड इशूज? दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? सिंपैथी, एम्पैथी, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन या अपैथी? देखो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर आपने कभी इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रयोग करा हो या किसी प्रकार के डिसेबिलिटी वाले किसी व्यक्ति से मिलोगे, अगर किसी को अच्छी तरीके से नहीं दिखता है और आप उससे बोलते अरे अरे सर आइए आइए बैठिए बैठिए, आप यहाँ मैं आपके लिए चेयर कर देता हूँ, यहाँ से आइए वहाँ से जाइए, उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें कम आंक रहे हैं। उनको ऐसा माहौल प्रदान करो कि वो खुद ही कर सकें वो काम। ठीक है, अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है और रैंप बना हुआ है और वो रैंप पे चढ़ पा रहा है, तो आप उसकी खुद से मदद करने नहीं जाओ जब तक वो मदद आपसे ना मांगे, क्योंकि वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी डिसेबिलिटी को ये हमारी कमजोरी मानते हैं। वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत मानते हैं। तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी उनको दो, वह आप आगे बढ़ जाएंगे। तो स्कूलों में क्या करते हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू, मानसिक स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है? कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग, ये बिल्कुल ठीक है। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक कुशलता, मनोप्रेरक शारीरिक कुशलता, साइकोमोटर, फिजिकल वेलबींग, ये तो आपका फिजिकल हेल्थ से जोड़ा गया। सोशल बिहेवियरल वेलबींग, ये आपके सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। साइकोलॉजिकल आपके फिर कॉग्निशन से जुड़ा हुआ हो गया। साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही राइट आंसर रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस वुड एड्रेस मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन? निम्नांकित में से किस उपाय से स्कूली बच्चों के मानसिक विकार को दूर किया जा सकता है? कीमोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर को दूर करना है। बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेस्ट रहेगी, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, हाइड्रोसेफेलस क्या है? इसके आप वर्ड को ध्यान से समझाओगे हाइड्रोसेफेलस, तो उसी से आप सही आंसर इसका टिक कर पाओगे। हाइड्रोसेफेलस क्या है? लार्ज हेडेड कंडीशन, या फिर इट इज क्रेनियल एनोमली लीडिंग द एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड इन ब्रेन, ये काल्पीय विसंगति है जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में द्रव्य का संग्रहण होता है। इट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल रिटार्डनेस विथ लो आईक्यू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक तरह का फ्लूइड बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द नीड ऑफ द आर इन स्कूल टू एड्रेस मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रन? बच्चों में मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूलों में आज के समय किस चीज की आवश्यकता है? मेडिकल असिस्टेंस की, चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। अलॉटमेंट ऑफ सेपरेट पीरियड्स टू टीच मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों के अध्यापन हेतु पीरियड आवंटित किए जाने की आवश्यकता है।
रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलिंग, व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। पेरेंट्स इंटरवेंशन, माता पिता के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में मेंटल हेल्थ इलनेस से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था डीएसएसबी का। डीएसएसबी का मैंने मार्च 2022 का पेपर सोल्व करा रहा था। वहां पर भी मेंटल हेल्थ से या मेंटल इलनेस से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो मेंटल हेल्थनेस या मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलिंग की अति आवश्यकता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पर नियुक्ति की जाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ टू इंश्योर कार्डियल होम स्कूल रिलेशनशिप इन सोसाइटी। समाज में सौहार्दपूर्ण गृह विद्यालय संबंधित कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। चिल्ड्रन शुड टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज, बालकों को सामाजिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए। रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम, विद्यालय के कार्यक्रमों में माता पिता की नियमित भागीदारी होना चाहिए। अवेयरनेस टू बी क्रिएटेड ऑन रिलेशनशिप, संबंध के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। ऑफिशियल मॉनिटरिंग बाय पेरेंट्स, माता पिता द्वारा शासकीय तौर पर निगरानी की जानी चाहिए। समाज में कोर्डियल होम स्कूल रिलेशनशिप के लिए आप क्या करोगे। बताइएगा क्या करोगे। थोड़ा सा खांसी के चक्कर में पानी पीने चला गया था, शायद आपको 10 सेकंड का पोज देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, होम स्कूल रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे। रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम, विद्यालय के कार्यक्रमों में माता पिता की नियमित भागीदारी होना चाहिए। माता पिता की नियमित भागीदारी है तो होम स्कूल रिलेशनशिप बेटर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द चाइल्ड विल डेवलप द फॉलोइंग क्वालिटी फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र से बालक में निम्नांकित में से कौन सा गुण विकसित होगा। नेचुरल लर्निंग यानी नैसर्गिक अधिगम, एक्साइटमेंट उत्तेजना, बिहेवियरल चेंज व्यवहार पर परिवर्तन, या सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम। कम्युनिटी सेंटर से बच्चे के अंदर सामाजिक अधिगम होगा यानी कि सोशल लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कम्युनिटी लर्निंग बोर्ड एक्ट एज, सामुदायिक अधिगम निम्नांकित में से किसका कार्य करेगा। फॉर्मल लर्निंग का, औपचारिक अधिगम, सप्लीमेंट्री लर्निंग पूरक अधिगम, सब्स्टिट्यूट लर्निंग फॉर स्कूल लर्निंग विद्यालय अधिगम का प्रतिस्थापन अधिगम, नॉन फॉर्मल लर्निंग अनौपचारिक अधिगम। देखो, कम्युनिटी जो होती है उससे बच्चा इनफॉर्मल लर्निंग करता है। कौन सी करता है, इनफॉर्मल लर्निंग करता है। इनफॉर्मल को भी अनौपचारिक बोलते हैं और उन्होंने नॉन फॉर्मल का भी अनौपचारिक अधिगम लेकर रखा है। तो हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इनफॉर्मल यहाँ पे दे नहीं रखा। अब इनफॉर्मल नहीं दे रखा तो कम्युनिटी लर्निंग के लिए हम कौन सा आंसर टिक करेंगे। हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। देखिए, औपचारिक अधिगम तो ये है ही नहीं है, फॉर्मल तो है नहीं है। सब्स्टिट्यूट लर्निंग फॉर स्कूल लर्निंग, स्कूल लर्निंग का प्रतिस्थापित रूप नहीं है। बच्चा कम्युनिटी में स्कूल के साथ साथ सीखता जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री लर्निंग है यानी कि अतिरिक्त सीखता है बच्चा, कुछ अलग से सीख रहा होता है स्कूल के अलावा कम्युनिटी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर, विद्यालय के नेता का क्या अनिवार्य गुण है। बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। गुड ओरेटर हो, टीम बिल्डिंग हो, हाईली नॉलेजेबल हो, या पंक्चुअल हो। देखिए, स्कूल लीडर का मेन काम क्या होना चाहिए, टीम बिल्डिंग का काम होना चाहिए, टीम का निर्माता हो। क्वेश्चन नंबर 82, विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव, निम्नांकित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है। सर्वेंट लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, या ऑटोक्रेटिक। सबसे बेहतर जो होती है वो होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी रूपांतरकारी नेतृत्व। रूपांतरकारी नेतृत्व में जो लीडर होता है वो दूसरे को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, इंस्पायर करने वाला होना चाहिए। वो खुद के इंटरेस्ट से बियॉन्ड सोचे, ठीक है। खुद के फायदे से ज्यादा वो अपने स्कूल के फायदा को देखे
और उसके अंदर इनिशिएटिव आइडियाज आना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशनल मोटिवेशन लीडरशिप के अंतर्गत आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। 83 है, नाउ अ डेज मेनी स्कूल्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ, इन दिनों अधिकांश विद्यालयों में निम्नांकित में से किसका अभाव है? गुड स्टूडेंट्स यानी उत्तम बालक बालिकाओं का, इंस्पायरिंग स्कूल लीडर्स प्रिंसिपल, प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता या प्राचार्य का, अफेक्टिव टीचर्स यानी प्रभावशाली अध्यापकों का, फंड्स का यानी कि निधियों का। इन दोनों अधिकांश विद्यालयों में किसका अभाव है? अधिकांश विद्यालयों में अभाव है, देखो बच्चे तो अच्छे होते ही हैं और टीचर भी अच्छे होते हैं, अच्छा कौन नहीं होता? प्रिंसिपल अच्छा नहीं होता, प्रिंसिपल के ऊपर टाल दो सारी बात। इंस्पायरिंग स्कूल लीडर या प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल अच्छा नहीं मिल रहा, हम तो बहुत बढ़िया हैं, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, प्रिंसिपल ही ढंग का नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट वुड यू सजेस्ट गुड विजन स्टेटमेंट फॉर योर स्कूल? आप अपने विद्यालय के लिए निम्नांकित में से किसे उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकार किए जाने का सुझाव देंगे? किसे आप उत्तम भविष्य क्या करेंगे? गुड विजन स्टेटमेंट आप किसको इनमें से मानेंगे? ड्रीम बिग एंड फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन गोल, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बड़ा स्वप्न देखें, लक्ष्य की बजाय अंतर्गत प्रक्रम पर ध्यान दें, यानी प्रक्रिया पर ध्यान दें। लक्ष्य मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन किस प्रक्रिया के माध्यम से मिल रहा है उस प्रक्रिया पर ध्यान दें। फोकस ऑन गोल, पर्पस ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, बाकी भी ठीक है लेकिन फर्स्ट ज्यादा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। 85 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल कैलेंडर? विद्यालय के कैलेंडर का क्या प्रयोजन होता है? एक मिनट, हाँ, विद्यालय का जो आपका कैलेंडर बना हुआ है उस कैलेंडर का क्या काम होता है? टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, टू प्लान को करिकुलर एक्टिविटीज, टू प्लान वेकेशन शेड्यूल, टू कंप्लीट असाइन टास्क विद इन डेडलाइंस। सारे ही सारे बढ़िया हैं ऑप्शन है, बट हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर समुनिर्दिष्ट कार्य को पूरा करना। असाइन टास्क कोई से टास्क हो सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने का टास्क हो सकता है, को करिकुलर एक्टिविटीज का टास्क हो सकता है, वेकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें एक डेडलाइन के अंदर पूरी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इन स्कूल? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का स्कूल में क्या रोल है ये आपको बताना है। इट फैसिलिटेट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, बिल्कुल ठीक है, इसके फलस्वरूप विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सुविधा होती है, बिल्कुल सही है। टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल का इतना रोल नहीं रहता, फॉल्ट फाइंड करना भी नहीं रहता। टू हेल्प स्कूल टू प्रोग्रेस, ये भी ठीक है, विद्यालय की प्रगति में सहायता मिलती है, बट फर्स्ट बेटर है फोर्थ से, इसलिए हम बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल? विद्यालय में प्रातःकालीन असेंबली की क्या सार्थकता है? इट हेल्प्स इन रूटीन वर्क टू स्कूल, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स, प्रमोट वैल्यू सिस्टम एमंग चिल्ड्रन, इट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। प्रातःकालीन जो असेंबली होती है उसकी सार्थकता ये होती है, इससे बच्चों में मूल्य प्रणाली का संवर्धन होता है, ये बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करती है, मोरल डेवलपमेंट का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एनहेंस लर्निंग इन क्लासरूम? हाँ, ये था वो ऑप्शन, पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था ना जिसका आंसर हमने कौन सा टिक करा था, चलो अभी आंसर याद नहीं आ रहा, कोई सही आंसर टिक करा था। किसके माध्यम से अधिगम में वृद्धि हो सकती है? ग्रुप डिस्कशन से, एबी एड से, सेल्फ रीडिंग से, या फिर लेक्चर मेथड से। तो अधिगम में वृद्धि किसके माध्यम से होगी? अधिगम में वृद्धि होगी, देखो ग्रुप डिस्कशन से वृद्धि हो सकती है, एबी एड्स के माध्यम से भी वृद्धि होती है, श्रव्य दृश्य उपकरणों के माध्यम से भी वृद्धि हो सकती है, और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी वृद्धि हो सकती है। अब हमें इनमें से बेटर ऑप्शंस का चुनाव करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से चुनाव करना है, तो इन दोनों में से चुनाव करने में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, क्योंकि सामूहिक विचार विमर्श श्रव्य दृश्य उपकरणों से भी बेहतर रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। देखो इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन आप हर जगह करा सकते हो, श्रव्य दृश्य उपकरण हर जगह आपके पास नहीं होते, कई बार
टीचर्स के पास नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन तो आप कभी भी करा सकते हो, चीजें आपके पास हो या ना हो, बच्चे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्ट्स इफेक्ट्स फॉर लर्निंग, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है। हमेशा इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वह ही सबसे अच्छा होता है लर्निंग के लिए। एक्सट्रिंसिक कुछ समय के लिए होता है, जबकि इंट्रिंसिक परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन स्कूल। फीडबैक का काम क्या होता है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का काम होता है इम्प्रूव करना। तो इट फैसिलिटेट्स इंट्रोस्पेक्शंस एंड इम्प्रूव फर्दर। इससे आत्मनिरीक्षण कर भविष्य में सुधार का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, परख डील्स विद, परख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? परख क्या होता है? परख में पी का मतलब है परफॉर्मेंस, ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू, फिर ए से है एनालिसिस, फिर उसके बाद क्या है के, तो के से है नॉलेज, और लास्ट में जो एच है उससे है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये इसको थोड़ा सा याद रखना। तो ये हो गया भाई परख का फुल फॉर्म। ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके उससे ये संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे डील करता है? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट से, नेशनल असेसमेंट इन एजुकेशन से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से, या न्यू सर्वे ऑन एजुकेशन से। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो परख जो है वो करता है शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से, नेशनल असेसमेंट इन एजुकेशन से। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन वाज सर्जेंट कमीशन सेटअप इन इंडिया। सर्जेंट कमीशन कब आया था? 1944 1944 में आया था। क्वेश्चन नंबर 93, द पैटर्न ऑफ एजुकेशन मॉडिफाइड बाय एनईपी 2020 इज। शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा का क्या रूप हो गया है? 5+3+3+4 का हो गया है। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स क्या रहेंगे? ये भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 45 आवर्स जो होते हैं वो मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स रहते हैं। 95 है, फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th प्रिस्क्राइब्ड बाय। कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें निर्धारित किया गया है? आरटी एक्ट 2009 में कहा गया है कि कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 96, द असेसमेंट इन एजुकेशन एमसेट शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का क्या लक्ष्य होता है? मेजरिंग लर्निंग लेवल्स एंड रेमेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। अधिगम स्तरों का मापन और सुधार करना। इवेल्युएशन द कंटेंट लर्न, अधिगम अंतर्गत वस्तु का मूल्यांकन, ये नेरो एम हो गया। गेजिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द चाइल्ड, बालक की समझ के स्तर की पूर्ति। टेस्टिंग स्किल कंटेंट, कौशल क्षमता का परीक्षण, पहला ही ठीक है। असेसमेंट का काम क्या रहेगा कि भाई लर्निंग कहाँ तक हुई उसके लेवल को नापो और कहाँ कमी रह गई उसको सुधार करो। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द एज ब्रैकेट सजेस्टेड बाय आरटी एक्ट 2009। किस एज को लिए आरटी एक्ट आया था? आरटी एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 बाय विच ईयर द टारगेट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी एजुकेशन टू बी अचीव्ड। 2025 तक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट पीटीआर pupil teacher ratio is prescribed in NEP 2020 in the school located in socio-economically disadvantaged। socio-economically disadvantaged एरिया में 25:1 25:1 का अनुपात रखा गया है। वैसे 30:1 रेशो चलता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया है वहां पर 25:1 का रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या प्रयोजन है? अर्निंग टू लिव, जीवन निर्वाह के लिए आय अर्जित करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन में रूपांतरण। टू नो द नेचर, प्रकृति को जानना। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड,
सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना। तो एजुकेशन का पर्पस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। कैसा परिवर्तन लेकर आना? सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना, जिसके माध्यम से आप एक बेहतर नागरिक में परिवर्तित हो सकें। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको अगर समस्या रहती है तो आप उसके लिए बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।